गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन होगा वो एक स्पेशल सेशन करेंगे हम लोग, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि एक्चुअली एयर प्योरीफायर को हम बेहतर तरीके से कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि एयर प्योरीफायर को प्रमोट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप पोल्यूशन का रास्ता लीजिए, मतलब कि लोगों को आप बताइए कि हाँ पोल्यूशन है, हाँ, लेकिन ये जो पोल्यूशन का रास्ता है इसमें हमारा जो बिजनेस है वो लिमिटेड रह जाता है, लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड क्यों? आप सिर्फ वहीं पे प्रमोट कर सकते हैं जहां पे पोल्यूशन लेवल ज्यादा है, या तो आप वहां पे उस समय प्रमोट कर सकते हैं जब पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। जैसे आपको भी मालूम है कि नॉर्थ इंडिया में, तमाम नॉर्थ और पार्शियल ईस्ट इंडिया में विंटर्स के दौरान पोल्यूशन लेवल बढ़ जाते हैं, और बाकी जितने भी शहर हैं वहां पे पोल्यूशन का इतना कोई असर नहीं पड़ता है। बट एक दूसरा तरीका भी है जिससे कि आप हमारे जैसे कंपनी, हमारा कंपनी का जो स्ट्रेटेजी है, जो विजन है, वो है CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जिसमें 3 चीजें होती है: न्यूट्रिशन, एयर एंड वाटर। प्राइमरीली हेल्थ एंड वेलनेस वाला तरीका। मतलब अगर आप, मेरा कहना यह है कि अगर आप हेल्थ और वेलनेस का तरीके से आप प्रमोट करेंगे, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि आप बेहतर तरीके से हमारे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर पाएंगे, बेहतर तरीके से नीड क्रिएट कर पाएंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि हम पूरे साल हर शहर में, हर घर में एयर प्योरीफायर प्रमोट कर सकते हैं और सक्सेसफुली बेच भी सकते हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि हम पूरे साल हर शहर में एयर प्योरीफायर को कैसे सक्सेसफुली प्रमोट कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ सिम्टम्स के नाम लिखे हैं, राइट? जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा और एलर्जी है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, राइट, कि आप जिस किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी शहर में इंडिया के, चाहे आप किसी भी कोने से क्यों ना रहते हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो सिम्टम्स है पिछले 1-2 साल में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़े हैं, राइट? आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, ये जो सिम्टम्स है इनकी फ्रीक्वेंसी पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं? यस या नो? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस, राइट? मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो सिम्टम्स है, इनसे, इस सिम्टम से कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा अफेक्टेड है? कौन से एज ग्रुप के? आपका आंसर होगा बच्चे और बुजुर्ग। बच्चे और बुजुर्ग जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। वो क्यों है? हमने कभी ये सोचा कि बच्चे और बुजुर्ग इन सिम्टम से सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं? चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कि ये जो सिम्टम्स है इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरीके से मैं आपको ये जो सवाल पूछ रहा हूं, आप भी अपने प्रोस्पेक्ट से इसी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, और ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, हम एक बेहतर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग नीड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम ये देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स है इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं, ये क्यों आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम हर रोज 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए इनहेल करते हैं। 11,000 लीटर्स ऑफ एयर passes through our lungs every day। 11,000 लीटर्स। और कई लोगों को ये तो मालूम है कि हमारी शरीर के अंदर इम्यूनिटी है। अब मुझे लगता है इंडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिनको इम्यूनिटी के बारे में नहीं पता है। ये पैंडेमिक ने हमें ये तो बता दिया है कि इम्यूनिटी क्या होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये जो 11,000 लीटर हवा जो हम सांस के जरिए लेते हैं,
इसके अंदर, इसके साथ जो कई सारी इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। मतलब जो 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर आते हैं, लंग्स के अंदर आते हैं, और उसके साथ जो जहरीले पदार्थ, जो इम्प्योरिटीज जो हवा के साथ साथ आते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। और ये जो इम्यूनिटी है, ये 3 लेवल पे काम करता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका एक सबसे अहम हिस्सा है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन, या सिकुड़ जाना, या पतला हो जाना। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि आपके शहर में, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं या बैल्कनी में बैठे हैं, आपके शहर में आंधी तूफान हो रहा है। ये जो आंधी तूफान हो रहा है, आपको अगर ये अंदाजा हो जाएगा, आप ये देख रहे हैं कि आंधी तूफान शुरू होने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी नेचुरल रिएक्शन क्या होती है? हम बैल्कनी से घर के अंदर आ जाते हैं और घर के दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये हम दरवाजे खिड़की को बंद क्यों करते हैं? बंद इसलिए करते हैं ताकि जो बाहर की धूल मिट्टी है वो हमारे घर के अंदर ना आए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आंधी तूफान होती है, धूल मिट्टी उड़ते हैं, हम दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं ताकि बाहर की धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। ठीक उसी तरीके से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, सांस के जरिए जो 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आते हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 हिस्से हैं, ये है रेस्पिरेटरी पाइप जो नाक से शुरू होता है और लंग्स तक जाके खत्म होता है, और दूसरा हिस्सा है लंग्स। ये जो 11,000 लीटर हवा जो हमारे श्वास नाली, जो रेस्पिरेटरी पाइप जिसे आप कह सकते हैं, एयरवे पाइप जिसे आप कह सकते हैं, एयरवे पाइप के जरिए लंग्स तक पहुंचता है। इस एयरवे पाइप में 3 लेवल के, अलग अलग लेवल पे इन्फ्लेमेशन होता है, अलग अलग लेयर पे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन, अब देखिए, जो हवा के साथ जो इम्प्यूरिटीज आ रही है, हमारा जो श्वास नाली है या रेस्पिरेटरी पाइप है, वो बंद तो नहीं कर सकता ना, क्लोज तो नहीं कर सकता रेस्पिरेटरी पाइप। तो क्या करता है, उसको सिकुड़ने लगता है, उसको पतला करने लगता है। मैं आपको समझा पाया? ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये नॉर्मली इतना गैप होना चाहिए, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होता है या सिकुड़ने लगता है या गंदगी, गंदी हवा जब आती है, तो उस समय श्वास नाली को सिकुड़ दिया जाता है। बंद नहीं कर सकता ना, बंद करने से तो हमारी लाइफ भी बंद हो जाएगी। तो ये सिकुड़ के, मतलब पतला करके, नैरो करके इम्प्यूरिटीज को कम करने की कोशिश करता है। वेरी सिंपल, राइट? तो ये देखिए किस तरीके से अलग अलग लेवल पे ये इन्फ्लेमेशन हमारे सिम्टम्स को पैदा करता है। सबसे पहले नाक की बात करते हैं। नाक के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, जब सिकुड़ जाता है या पतला हो जाता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद का एहसास होता है। बहुत सिंपल सा सिम्टम है। आपको 10 में से 6, 7 या 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो रेगुलर इनको इस तरीके के नाक बंद होने के सिम्टम्स रहते हैं। दूसरा है, गले के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, गले में जब सिकुड़ने लगता है, तो हमें गले में खिचखिच होती है, गले में दर्द होता है या खांसी होती है, राइट? अब धीरे धीरे आप देखिए और नीचे आइए, ये जो छाती वाला जो हिस्सा है, ये इसे ब्रोंकियल सेक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे छाती वाला जो एरिया है, वहां पे इन्फ्लेमेशन जब होता है, तो ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसको। खास करके बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में ये वाला जो सिम्टम है बहुत ज्यादा कॉमन है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब बच्चे रात को सोते हैं, कभी कभी मिडिल ऑफ द नाइट उठ के बैठ जाते हैं, सांस लेने में उनको दिक्कत आती है। तो ये इस जगह में, इस हिस्से में सांस लेने में दिक्कत आती है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अभी समझा पा रहा हूं कि ये जो तकलीफ होती है बच्चों को, नाक बंद, गले में खराश, खांसी, जुकाम, ये जो है हमारे इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स है, और इन्फ्लेमेशन के जरिए ये रिस्पॉन्स हमें नजर आते हैं, हमें मैनिफेस्टेशन होते हैं, राइट? तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं मैं। अब देखिए, मेरे कर्सर को फॉलो करिए, धीरे धीरे जो है अब ये एयरवेज पाइप जो है मल्टीपल होते गए। यहाँ तक सिंगल पाइप था,
अब धीरे धीरे ये पतले होते गए और मल्टीपल होते गए। ये जो लंग्स के अंदर आप ये देख रहे हैं अलग अलग पतले पतले से एयरवे, ये जो ब्रांच आउट हो गए, जैसे पेड़ की टहनी नहीं होती उस तरीके से ब्रांच आउट हो गए। अब यहाँ पे ये जो पतले पतले से एयरवेज है, यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन होता है, यहाँ पे जब सिकुड़ने लगता है तो उसे एस्थमा कहते हैं। तो अब आप खुद ये सोचिए कि एस्थमा जो है, एस्थमा को आप लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद अब कोई प्रिवेंशन हमारे सिस्टम में नहीं है। अगर यहाँ से आप खोल देते हैं, यहाँ से एस्थमा अटैक जब होते हैं, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इनहेलर लेते हैं, पफ लेते हैं, तो उससे उनको सांस लेने में फिर आराम हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि एस्थमा अटैक क्यों होता है? एस्थमा अटैक इसलिए होता है जब यहाँ पे लास्ट जो है इंप्यूरिटीज को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम दवाई डाल के ये पाइप्स को खोल देते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिलीज कर देते हैं मेडिकली, केमिकली दवाई देके, लेकिन जो इंप्यूरिटीज है उसको तो रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है ना, वो फिर इंप्यूरिटीज लंग्स के अंदर चले जाते हैं। अब आप खुद ये सोचिए कि ये जो एयरवेज है, एस्थमा अटैक क्या है? एस्थमा अटैक का एक्चुअल मतलब क्या है? ये मतलब है कि मैंने यहाँ पे रोकने की कोशिश कर, मतलब हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, इंप्यूरिटीज को लास्ट मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हम डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, पफ देते हैं, है ना, और वो पफ से क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन खुल जाता है। अब ये इन्फ्लेमेशन ऐसे हुआ था, सिकुड़ गया था, बहुत पतला हो गया था, फिर खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं हमें सांस तो लेने में आराम हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि खोलने के बाद जो इम्प्यूरिटीज, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ था, जिस वजह से इसको रोका गया था, वो तो अंदर चला गया ना। अब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि ये जितने भी सिम्टम्स है पिछले 1 2 3 साल में हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे परिवार में इन सिम्टम्स की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई नहीं डिनाई कर सकता, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ ये बढ़े हैं, राइट। दूसरा, खास करके बच्चे और बुजुर्ग जो है ज्यादा इफेक्टेड है। ये जो सिम्टम्स है इसके सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से आते हैं, जो एक्सक्लूसिवली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दिया गया है। और उसका एक महत्वपूर्ण, एक बेहद इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है इन्फ्लेमेशन। अलग अलग लेवल पे इन्फ्लेमेशन होता है। एस्थमा लास्ट लेवल है, नेजल ब्लॉकेज फर्स्ट लेवल है। मतलब नेजल ब्लॉकेज में हमें इतनी तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन एस्थमा में हमें बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि अलग अलग जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे डीप होते जाते हैं इन्फ्लेमेशन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने अंदर जाएंगे आप, उतनी तकलीफदायक इन्फ्लेमेशन होता है, राइट। और ये जितने भी सिम्टम्स दिखाए गए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का रिस्पॉन्स है। हम क्या करते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चे ज्यादा इस पे असर क्यों होता है बच्चों का। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके हर एक चीज सेंसिटिव होता है, हर एक चीज। ये भी कहा जाता है कि बच्चों के ऑर्गन्स को डेवलप होने में प्रॉपरली 8 से 9 साल लग जाते हैं। अब आप खुद ये सोचिए कि जिस समय बच्चे पैदा होते हैं, मतलब उस सेकंड से लेके हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा का झटका जो है नाजुक से रेस्पिरेटरी सिस्टम को पड़ता है। ये तो सेंसिटिव होता है ना बच्चों में। जब बच्चे पैदा होते हैं, क्या ये प्रॉपर बिल्ड होता है, प्रॉपर तरीके से डेवलप होने के बाद पैदा होते हैं क्या? नहीं। तो ये तो नाजुक होंगे। तो ये जो 11,000 लीटर हवा और उसके साथ जो इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, बच्चों, खास करके बच्चों के लंग्स के अंदर जाते हैं, उस दौरान हमारे बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये नाजुक है ना। ये रेस्पिरेटरी पाइप हमारे से कई गुना ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है उन चीजों को रोकने के लिए। जब ज्यादा काम करना पड़ता है तो ये सिम्टम्स भी ज्यादा आते हैं। वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल, कि जितना गंदी हवा आएगी श्वास नाली के जरिए, रेस्पिरेटरी पाइप के जरिए, उतने ही इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ये सिम्टम ज्यादा आते हैं। अब आप ये सोचिए, जब बच्चों को ये सिम्टम्स होते हैं, बच्चों को एलर्जी होता है, बच्चों के ब्रोंकाइटिस होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो हम डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। प्लीज डोंट माइंड। जब डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, डॉक्टर्स जो है उनको दवाई देते हैं।
दवाई से टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स रह जाते हैं। अब हमारे पास क्या चॉइस है? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे पास बहुत सिंपल दो चॉइसेस हैं, राइट? पहला चॉइस ये है कि हम इसे इग्नोर करते रहें। जैसे जैसे हम इग्नोर करते रहेंगे वैसे वैसे ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समझा पाया कि ये सिम्टम्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और उसका असर कितना हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। अब दूसरा चॉइस क्या है? दूसरा चॉइस बहुत सिंपल है कि हम इसे इससे बचने की कोशिश करें, इसको प्रिवेंशन मोड में लेके आए, राइट? अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि प्रिवेंशन का तरीका क्या हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था उस बात को एक बार और दोहरा देता हूं कि एयर प्योरीफायर को प्रमोट करने के दो तरीके हैं, दो बहुत सिंपल तरीके हैं। पहला ये है कि आप पोल्यूशन का रास्ता लीजिए। पोल्यूशन कितना खराब है, पोल्यूशन की वजह से एयर प्योरीफायर की जरूरत है, ये रास्ता है। लेकिन इस रास्ते में, इस प्रोसेस में आपको कामयाबी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, चूंकि कई लोगों को पोल्यूशन लगता है कि पोल्यूशन उनके शहर में नहीं है, और पोल्यूशन एक सीजनल इशू है, पोल्यूशन पूरे साल का इशू नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो अभी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया, राइट, कि हेल्थ और वेलनेस का तरीका, कि ये जितने भी सिम्टम्स है ये हमारे एक्सपीरियंस में है, पोल्यूशन हमें नहीं दिखते। आप थोड़ा सा इस बात को सोच मतलब इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करिए। पोल्यूशन हमें नजर नहीं आता, हवा के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है हमें कुछ नहीं नजर आता, इनविजिबल है, सारे के सारे है, लेकिन इनविजिबल है। तो इनविजिबल चीज का हम सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ, जो हमें ये झेलना पड़ता है, जिस चीजों से हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिस चीजों से हम वाकिफ है, तो इससे अगर हम एयर प्योरीफायर की नीड को डेवलप करेंगे, मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन ये है कि ये एक बेहतर तरीका है। यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी एयर प्योरीफायर नहीं लिया। तो आप खुद सोचिए कि आपको नहीं लगता कि अब टाइम आ गया है कि प्रिवेंशन के बारे में सोचे? तो अब मैं आपको बताता हूं कि प्रिवेंशन कैसे होता है और एक एयर प्योरीफायर हमारे लिए कैसे काम करता है। तो आप अब आप ये सोचिए कि हम अगर किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं तो हमारी क्या रिएक्शन होती है? हमारी बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। हम जब गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे जर्म्स है, इन्फेक्शन है, स्मेल है, तो हम क्या करते हैं? नाक में रुमाल डाल देते हैं, या तो हम सांसों को रोकने की कोशिश करते हैं, सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं। कभी आपने ये सोचा कि ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं एक बार और दोहराता हूँ, गंदे नाली के पास से जब गुजरते हैं, वहां हमें पता है कि गंदगी होती है, स्मेल होता है, इन्फेक्शन होते हैं, हम नाक में रुमाल डालते हैं या सांसों को हल्की करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? वो इसलिए करते हैं ताकि हम इस गंदगी को हमारे श्वास नाली में और लंग्स में जाने से रोक सके या रिड्यूस कर सके। रोक तो नहीं सकते ना। आप मान लीजिए आपको 1 मिनट लगेगा किसी गंदे नाली को पार करने के लिए, हम 1 मिनट तक अपने सांस को नहीं रोक सकते, तो हम क्या करते हैं? हम नाक में रुमाल डाल के उसे कम से कम करने की कोशिश करते हैं। यही है फंडामेंटल पर्पस एयर प्योरीफायर का। एयर प्योरीफायर भी हमारे घर में ठीक उसी तरीके से काम करता है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। अब आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 24 घंटे हम सांस लेते हैं, पूरे 24 घंटे हम कंटिन्यूअसली सांस लेते हैं, और अलग अलग जगह पे हम सांस लेते हैं, ऑफिस, घर, पब्लिक प्लेसेस, दुकान, जो भी है, मतलब एक जगह बैठ के बहुत कम लोग सांस लेते हैं। जो 3-4 साल के बच्चे हैं वो, या तो बहुत बहुत बुजुर्ग लोग जो है एक जगह बैठ के उनके घर में सांस लेते हैं, लेकिन ज्यादातर एवरेज जो है, हम कई जगह में सांस लेते रहते हैं, कई जगह 24 घंटे में जितनी जगह घूमते रहते हैं वहां पे सांस लेते हैं। अब 24 घंटे हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ना कि जरूरत है कि हम एयर प्योरीफायर को साथ में लेके घूमें। अब आप ये गंदे नाली वाला एग्जाम्पल याद करिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप जवाब दीजिए, 24 घंटे में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं?
आपका जवाब ऑब्वियसली यही होगा, या तो ऑफिस या तो बेडरूम। ऑफिस और बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे लगभग हम 8 से 9 घंटे रहते हैं। ऑफिस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अगर हम किसी जगह काम कर रहे हैं तो ऑफिस का हवा हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम लगातार 8 से 9 घंटे रहते हैं, राइट। ये जो 8 से 9 घंटे का टाइम हम बेडरूम में रहते हैं, और उस समय जब हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है, रेस्टफुलनेस सिचुएशन में होती है, तो हम उस समय अगर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे, बेडरूम में हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे, तो उस 8 से 9 घंटे हमारे शरीर के अंदर कम से कम इम्प्यूरिटीज आएगी। चूंकि एयर प्योरीफायर घर के अंदर की इम्प्यूरिटीज को साफ करता है, तो हमारे शरीर के अंदर कम से कम इम्प्यूरिटीज आते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को रेस्ट करने का समय मिलता है। फिर उससे ये सिम्टम्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। आप ये गंदे नाली वाला एग्जाम्पल याद रखिए कि हम नाक में रुमाल डाल के गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से 24 घंटे हमें एयर प्योरीफायर या साफ हवा में रहने की जरूरत नहीं है, ना कि पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बेडरूम में या लिविंग रूम में अपने एयर प्योरीफायर लगाते हैं, 8 से 9 घंटे जितने भी देर हम साफ हवा में रखे रहेंगे, हम अपने इम्प्यूरिटीज को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इम्प्यूरिटीज का लेवल, इम्प्यूरिटीज की मात्रा को रिड्यूस कर सकते हैं, गंदगी का लेवल रिड्यूस कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा आपको। मान लीजिए कि 24 घंटे में 10 सिगरेट जितना नुकसान होता है, मतलब आप इसको लिटरली मत लीजिए, आप इसको रूपक की तरह लीजिए एज एन एग्जाम्पल। वैसे तो एक भी सिगरेट बहुत नुकसान देता है। मान लीजिए 24 घंटे इज इक्विवेलेंट टू 10 सिगरेट्स, राइट। और एयर प्योरीफायर अगर आप अपने बेडरूम में इस्तेमाल करते हैं 8 से 9 घंटे, अगर आप साफ हवा में रहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एयर प्योरीफाइड एनवायरनमेंट, मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर 8 से 9 घंटे किसी साफ जगह में रह सकते हैं, लेकिन जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे हम अलग अलग इम्प्यूरिटीज में एक्सपोज रहते हैं। तो बेडरूम में अगर हम 8 से 9 घंटे रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इम्प्यूरिटीज रिड्यूस करता है। तो एयर प्योरीफायर लगाने से 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं कि मैं ये कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा पाया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने ये समझ लिया, फिर आप समझ लीजिए कि आपके 90% काम हो गए। हमने पहले क्या देखा? ये देखा कि हम हमारे हमारे आसपास बीमारी किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, किन लोगों को सबसे ज्यादा असर पड़ता है इन बीमारियों से। ये था मेरा फर्स्ट सेक्शन। दूसरा सेक्शन ये था कि एयर प्योरीफायर एक प्रिवेंशन किस तरीके से बन सकता है, किस तरीके से एयर प्योरीफायर से हम इन सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और एयर प्योरीफायर काम कैसे करता है। ये दो चीज हमने अभी ये देखा कि हमने सुना कि एयर प्योरीफायर हमारे घर में काम कैसे करता है। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शन बताता हूं, जो कॉमन ऑब्जेक्शंस लोगों में आते हैं। कोई कॉमन सवाल जो हमें सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। कई बार लोग ये कहते हैं कि बच्चों को अगर साफ हवा में रखेंगे तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उनको अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, जब बाहर जाते ही उनको बीमार पड़ जाएंगे, राइट। कई लोग ये बोलते हैं कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, या नहीं यार बहुत महंगा है। कई तरीके के ऑब्जेक्शंस का सामना हमें करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि जो अभी तक हमने जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है, इसके जरिए आप ये सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आप हमेशा दो तीन चीजें याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा कि हमारा जो ये सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स कॉमन है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स है, ये कोई बीमारी नहीं है। इस सिम्टम्स का मतलब है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है। दूसरा, आप गंदे नाली वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा कि गंदे नाली में हम नाक में रुमाल क्यों डालते हैं? ताकि गंदगी को कम कर सके। जो लोग ये कहते हैं ना कि बच्चों को साफ हवा में रखेंगे तो वो बाहर जाते ही बीमार पड़ जाएंगे या उन्हें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी,
आप उन्हें ये कह सकते हैं कि जब हम गंदे नाली के पास से गुजरते हैं तो फिर हम नाक में रुमाल क्यों डालते हैं? आप बिंदास सांस लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि गंदी हवा में, साफ हवा में इम्यूनिटी वीक होगी, अगर आपको ये लगता है कि गंदी हवा में इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो आप नाक में रुमाल मत डालिए, आप बिंदास सांस लेते हुए गंदी नाली के पास से गुजरिए, राइट? तो ये आप, खैर, आप किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, लेकिन मेरा आइडिया ये था कि आपको मैं जानकारी दूं, आपको मैं इंफॉर्मेशन इस तरीके से दूं जिससे आप नीड को भी क्रिएट कर सकते हैं, एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हैं, और साथ के साथ आप जो नॉर्मली लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। और जो हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पूरे साल हर शहर में एयर प्योरीफायर को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछला जो 10-15 मिनट का जो सेशन है इससे आपको ये जरूर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं पूरे साल हर घर में, हर शहर में एयर प्योरीफायर प्रमोट कर सकता हूं। अगर आपको ये अभी तक के प्रेजेंटेशन ठीक लगा, अच्छा लगा, तो आप प्लीज हैंड रेस करिए या आप अपने चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लोगों के अंदर। एयर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता। मान लीजिए कि आप 18,500 रुपए दे के आप एयर प्योरीफायर घर पे लेके आ गए हैं और आपने एयर प्योरीफायर को लगा लिया अपने घर में, तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि भाई ये कर क्या रहा है, ये काम क्या कर रहा है। एयर प्योरीफायर हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता, ठीक है ना। आज आज की डेट में क्या है, आज की डेट में हम लोग जो है, हमें इमीडिएट रिजल्ट की आदत पड़ चुकी है। मतलब हम मोबाइल खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, कुछ भी चीजें जो हम खरीदते हैं हमें इंस्टेंट हमें उसका असर दिखता है, राइट। लेकिन एयर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें इंस्टेंटली कुछ समझ में नहीं आता कि एयर प्योरीफायर काम कैसे कर रहा है। इस वजह से क्या होता है कि कई लोग जो हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं कि प्योरीफायर खरीदने के लिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए कुछ ब्रांड्स ने क्या किया, कुछ ब्रांड्स ने मशीन के ऊपर सेंसर लगाया या PM 2.5 मीटर लगाए, AQI मीटर लगाया, एयर क्वालिटी मीटर लगाए, ताकि लोगों को ये बता सके कि देखो अपने प्यूरीफायर लगाने के बाद ये देखो यहां था, यहां हो गया, अब लाल था ग्रीन हो गया। लेकिन ये जो सेंसर्स है और ये जो मीटर्स है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और सबसे जरूरी बात है कि ये मशीन के अंदर ही लगा होता है। जब मशीन के अंदर कोई सेंसर होगा या मीटर होगा तो मशीन के अंदर की जो हवा निकलेगी वो तो हमेशा ही साफ निकलेगी, वो तो हमेशा ही आपको साफ ही दिखाएगा। और दूसरी बात कि ये जो सेंसर्स होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते, इतने एक्यूरेट नहीं होते, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो कैलिब्रेट नहीं किया जाता। मतलब कोई भी सेंसर, कोई भी मीटर को आपको भी पता है कि जब तक ना आप रेगुलरली उसको कैलिब्रेट करेंगे तब तक उसके रिजल्ट्स आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। तो सेंसर लगा के आप एक टेम्पररी बेनिफिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सेंसर जो है अल्टीमेट एयर क्वालिटी को चेक नहीं कर सकता। मतलब घर के अंदर की क्वालिटी को ऐसा कोई सेंसर नहीं है, ऐसा कोई भी सेंसर नहीं है जो घर के अंदर के सारे इम्प्यूरिटीज को चेक कर सके और आपको उसका डिस्प्ले करके दिखा सके। तो जो सेंसर आपको दिए जाते हैं वो एक इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट सेंसर होते हैं, और उस सेंसर पे भरोसा करके आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल प्यूरिफायर से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल सकते। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप शार्प का एयर प्योरीफायर लगाते हैं, हो सकता है कि आपको इंस्टेंटली उससे कोई फायदा नजर ना आए, आपको ना दिखे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म आपको क्या, किस तरीके से बेनिफिट दिख सकता है, कैसे बेनिफिट मिल सकता है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, मैंने काफी डिटेल में आपको एलर्जी और एस्थमा के बारे में बताया। एलर्जी और एस्थमा जो है
इंडिया को एलर्जी एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इंडिया मतलब दुनिया के जो 1/3 मतलब दुनिया के जो 33% एस्थमा के पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। तो मतलब आपको हर शहर में मतलब मेरे ख्याल से आप कोई ऐसा मतलब इलाका नहीं होगा, कोई ऐसा लोकेलिटी नहीं होंगे जहाँ पे आपको एस्थमा एलर्जी से अफेक्टेड लोग ना मिले। तो अगर आप उन लोगों को हमारे एयर प्योरीफायर इंट्रोड्यूस करते हैं, उन लोगों को हमारे एयर प्योरीफायर के बारे में बताते हैं, तो 7 से 10 दिन के अंदर आपको एस्थमा और एलर्जी के दवाइयों में 50% तक रिडक्शन लेके आ सकते हैं। आपको लगेगा कि हम इतने स्ट्रांगली ये चीज कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एस्थमा से जो तकलीफ लोगों को होती है वो तकलीफ सहन सहन करने लायक नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है और एक ऐसी संस्था की सर्टिफिकेट है जिसका नाम है एलर्जी यूके। एलर्जी यूके उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स और विदाउट मेडिकेशन एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। और उन एलर्जी यूके जो संस्था है उन्होंने शार्प एयर प्योरीफायर को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया है। ये देखिए पीले कलर का जो ये है सील ऑफ अप्रूवल। इसका मतलब ये है कि एस्थमा और एलर्जी के मेडिकेशन या और एस्थमा और एलर्जी अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए शार्प एयर प्योरीफायर से बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। और 7 से 10 दिन के अंदर उनको असर दिखेगा। मतलब जो एस्थमा एलर्जी के लिए दवाई लेते हैं उनके दवाई की फ्रीक्वेंसी आप 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस सेगमेंट पे फोकस करेंगे, आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, कितना बड़ा। आप खुद मतलब मेरा आप लोगों से सजेशन ये होगा कि आपके आसपास जितने भी दवाई की दुकानें हैं, जितने भी केमिस्ट शॉप्स है, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। उनके साथ आप एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, या तो उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। कि उनको क्या करना है, वो आपको नाम और नंबर बताएंगे उन लोगों के जो एस्थमा और एलर्जी के लिए दवाई खरीद के लेके जाते हैं, या पफ खरीद के लेके जाते हैं, नेबुलाइजर खरीदते हैं या इनहेलर खरीदते हैं, राइट। उनका नाम और नंबर अगर आपको मिल जाता है, मतलब आपके लोकल केमिस्ट शॉप से आपको वो नाम और नंबर मिल जाते हैं उनके, तो आप उनको कॉल करके ये कह सकते हैं कि सर आपका डिटेल्स मुझे अपने एक कांटेक्ट से मिला है और मैं एक पर्सनल कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं, आपके फैमिली के हेल्थ और वेलनेस के को लेकर। आपके परमिशन हो तो इससे आप बातचीत शुरू करिए और फिर आप उनसे ये कहिए कि सर या मैडम जो भी है कि आप बुरा मत मानिएगा कि हमने ये देखा है कि आप एस्थमा और एलर्जी की दवाई लेते हैं, दवाई परचेज करते हैं। क्या ये दवाई आप अपने लिए परचेज करते हैं या आपके किसी फैमिली मेंबर्स के लिए? तो इसका तो जवाब वो दे देंगे। फिर आप उनसे ये कहिए कि ये जो दवाई आप परचेज करते हैं, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या ये मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी या मेडिसिन का कंजम्पशन पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं? और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका जवाब हाँ ही होगा। तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका 90% काम हो गया है। उनसे आप सिंपल सा ये कहिए कि सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, आपके घर में आपके फैमिली को मिलना चाहूंगा। आपको मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स आपके और आपके फैमिली के एस्थमा और एलर्जी मेडिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, एस्थमा एलर्जी अटैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स एंड विदाउट मेडिकेशन। तो क्या आप इन चीजों के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे? क्या मैं आपसे एक बार पर्सनली मिल सकता हूं? इस तरीके से आप एक अप्रोच कर सकते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं ये चीज, ठीक है ना, बट एक एग्जांपल देके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है। और अप्रोच का तरीका डायरेक्टली आप मत बोलिए किसी कि आप एस्मा क्या मेडिसिन लेते हैं, हमारे पास एयर प्योरीफायर है जो आपका एस्मा एलर्जी कम कर देगा। नो नो,
दैट इज नॉट द राइट वे। इससे लोग इंसल्ट होते हैं। आपको एक प्रॉपर स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कहानी बांधनी पड़ेगी, राइट। अब हम दूसरा और चौथा बेनिफिट जो यहाँ पे मेंशन्ड है उसको कंबाइन करके मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर एसी कमरे में रहते हैं। आपको पता है कि आज जितने भी मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास घर हैं, बहुत सारे ऐसे घर, मतलब मेरे ख्याल से 60-65% घर ऐसे हैं जहाँ पे एसी का इस्तेमाल होता है। 5-6 महीने साल में एसी का इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एसी कमरे में सो के उठते हैं। आप अगर उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे, सर इफ यू डोंट माइंड, आपसे मैं एक पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप तो एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप एसी कमरे में सो के उठते हैं तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को क्या सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की या खांसने की शिकायत होती है? अगर उनका आंसर है यस, तब आप ये समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। फिर आप उनसे ये कहिए कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी में होता है। चाहे फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे हफ्ते में एक बार हो, चाहे महीने में एक बार हो, चाहे महीने में 4 बार क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन सिम्टम्स को, अगर ये बेसिक सिम्टम्स है, ये प्रिलिमिनरी सिम्टम्स है, इन्हें अगर इग्नोर करते रहेंगे तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये प्रिलिमिनरी सिम्टम्स है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर आप ये सवाल मतलब एसी कमरे में सो के उठते हैं तो आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है, मॉर्निंग एलर्जी जिसे कहते हैं, तो आप अगर ये सवाल 10 लोगों से पूछेंगे, 10 में से 6 लोग बोलेंगे कि हाँ होती है, फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो। बट अगर आप उन लोगों के घर में आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं और अगर बेडरूम में आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, एसी कमरे में खास करके, तो ये जो सिम्टम्स है इनको आप 2 से 4 दिन के अंदर आपको डिफरेंस महसूस होने लगेगा। 2 to 4 days, 2 से 4 दिन के अंदर आपको ये लगेगा कि हाँ ये सिम्टम्स कम हो रहे हैं, आराम मिल रहा है आपको। ये है हमारे प्यूरिफायर की ताकत, ये है हमारे प्यूरिफायर के बेनिफिट्स। तीसरा पॉइंट, बच्चों के बारे में ऑलरेडी मैं काफी डिटेल में बात कर चुका हूं, लेकिन मैं एक बहुत अहम पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं बहुत खुशी का माहौल होता है हमारे घर में, तो हम बच्चों के लिए हर एक चीज अलग से लेके आते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, कपड़े, हर एक चीज जो है अलग होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के स्किन, बच्चों के बाल, सारी चीजें नाजुक होती है। लेकिन हमने क्या कभी ये सोचा कि ये जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के पैदा होने से लेके हर रोज बच्चों के लंग्स के अंदर जाता है और अब बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को मेहनत करना पड़ता है उन चीजों को रोकने के लिए, उस चीज को हमने छोड़ क्यों दिया? उस चीज को हम इग्नोर क्यों कर दिया हमने? और चूंकि हमने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया है, उस वजह से हमें बच्चों को ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, बच्चों को बीमारी ज्यादा होती है और बच्चों को लेके हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से सबसे कि जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जितने भी बच्चे हैं, खास करके 0 to 3 years के बच्चे, देखिए 0 to 3 years के बच्चे जो है ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, राइट। 3 साल से 9 साल तक के बच्चे बाहर भी जाते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत क्रूशियल है क्योंकि उनके ऑर्गन्स का डेवलप होने का समय है, उनके बॉडी की डेवलपमेंट की समय है। तो बॉडी के जो रॉ मटेरियल है, खाना, पानी और हवा, ये 3 चीजें बहुत अहम होता है। जब डेवलप हो रहे बॉडी का पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जब डेवलप कर रहे हैं, तो ये जो सीएनटी की फॉर्मूला है, जो सीएनटी का जो स्ट्रेटेजी है, न्यूट्रिशन, फूड, सॉरी न्यूट्रिशन, फूड, वाटर एंड एयर, ये 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हवा क्यों है? 11,000 लीटर। लोग कहते हैं ना हवा ही दवा है, मतलब अगर हवा साफ है तो ये दवा का काम करता है।
और हमारे शरीर के प्रॉपर डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, राइट। तो अब जो है मैं हैंड ओवर करना चाहता हूं मेरे कलीग श्री विजय कुमार जी को। विजय कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। विजय कुमार जी गुड हमारे मॉर्निंग पीपल। नेशनल सर्विस मैनेजर हैं और वो आपको बताएंगे कि प्यूरिफायर को कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस मोड में चलाना चाहिए, एसी कमरे में कैसे चलाना चाहिए, नॉन एसी रूम में कैसे चलाना है, साफ सफाई कैसे करनी है, फिल्टर कैसे पता चलेगा कि हमें रिप्लेस करना है। और खास करके मैं उन लोगों के लिए मैं आपको मैं बताना चाहता हूं जो लोग ऑलरेडी एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को चैट बॉक्स में शेयर करिए कि जो फायदे आपको मिले हैं, ताकि बाकी लोगों को भी मालूम चले। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। तब तक विजय कुमार जी, आपके पास प्रेजेंटेशन है दिखाने के लिए? नो, अभी ढूंढना पड़ेगा, आप थोड़ा नो, अपना इट्स वाला। ओके। सो देन यू आप नॉर्मली बता दीजिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। करेक्ट, आई विल गो अहेड। गुड मॉर्निंग पीपल, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, मतलब आपको कुछ जानकारी और कैसे यूज करना है, इसके फायदे क्या हैं, ये बताने के लिए। देखिए, अभी शार्प की इन जनरल उन्होंने बता दिया है कि एयर प्योरीफायर का सारे फायदे। शार्प के एयर प्योरीफायर जो है एकदम इट इज इंटरनेशनली डिजाइंड है और बेस्ट माना जाता है, नंबर 1 है एयर प्योरीफायर के मार्केट में। हाँ, सो ये आपका ये जो स्पेसिफिक मॉडल है जो हम आपको दे रहे हैं, इसमें सारी जानकारियां हैं, मतलब सारे फायदे हैं एक साथ एज अ पैकेज दिए जाते हैं। तो हम पहले इसको इंस्टॉलेशन में जाते हैं। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको एक पावर प्लग चाहिए और लोकेशन। सबसे पहले आप लोकेशन चूज करेंगे कि इसको कहाँ रखना है। हम दो दो उसमें कर लेंगे, एक तो एयर कंडीशन रूम में और नॉन एयर कंडीशन रूम में। एयर कंडीशन रूम में सब जगह बंद होता है, आप प्रैक्टिकली कहीं पे भी लगा सकते हैं, वॉल सॉकेट जहाँ से आप बिजली ले रहे हैं। इसलिए हाँ, इसको एक वॉल सॉकेट से 1 फीट की दूरी में रखेंगे। अगर रूम कारपेटेड है, थोड़ा सा एलिवेशन में रख सकते हैं, आधे फीट के कोई स्टूल, आधे फीट 1 फीट का कोई स्टूल लेके उसमें लगा सकते हैं। और यह है कि जो जहाँ से प्यूरिफाइड एयर बाहर आते हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना करें, और वहाँ से ही आपका एयर फ्लो, अभी मजुमदार जी ने दिखाया था, वो एयर फ्लो को डिस्टर्ब ना हो उसमें। और नॉन एयर कंडीशन रूम में अगर इन द रूम खिड़की है या दरवाजा है, कोई एक बंद रखना चाहिए आपको, दोनों एक्चुअली बंद रखना चाहिए। डोर थोड़ा सा आजार, मतलब थोड़ा सा खुला रख सकते हैं। और आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं आपको डिस्टरबेंस ना हो आने जाने में और चलने में, तो ऐसी जगह में लगा सकते हैं। और एयर फ्लो आप देख लीजिए कि पूरे रूम में एयर फ्लो वो हो जाए। जैसे अगर बेडरूम है, बेडरूम में ही लगाते हैं ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर टाइम आप वहाँ पे यूज करते हैं, मतलब रहते हैं वहाँ पे, बच्चे रहते हैं और ओल्ड पीपल रहते हैं। तो इसमें जो है आपका सिरहाने में अगर बेड है तो ऑन द हेड जहाँ पे होते हैं वहाँ लगा सकते हैं, या एक कोई भी कॉर्नर है वहाँ लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो फंक्शन है बहुत आसान है। देर आर ओनली 3 बटन्स। पहले ऑन ऑफ बटन है जिससे ऑन ऑफ होते हैं, और एक फैन स्पीड है। फैन स्पीड के बटन में लो, मीडियम और हाई होते हैं। आप इसको, अगर रूम छोटा है 150 अगर वैसा है तो मीडियम में रखिए, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो हाई स्पीड में रखिए। और इसको हमेशा यूज कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ पावर कंजम्पशन होता नहीं है, 10-20 वाट होते हैं मैक्सिमम हाई स्पीड में रखेंगे तो।
तो हार्डली आप पूरे महीने चलाएंगे 15-20 रुपए का खर्चा होगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होता है। और इंस्टॉल करने से पहले नया नया इंस्टॉलेशन में आपको पीछे से कवर खोलना पड़ेगा। उसमें 2 फ़िल्टर होते हैं, हमारा HEPA फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर। इनके ऊपर एक पॉलीथीन शीट से सील किया जाता है, वो पॉलीथीन शीट को खोलना पड़ेगा। तो हमारे को फीडबैक मिली है बहुत, जो ज़्यादातर लोग हैं उसको नया समझ के उसको निकालते नहीं हैं, बट वो जब निकालेंगे तभी एयर प्यूरीफायर काम करेगा, मतलब फ़िल्टर होंगे। प्रोसेस ये है कि हवा वो खींचता है, फ़िल्टर के थ्रू भेजता है और फिर पीसीए प्लाज़्मा क्लस्टर जो है वो लगा के मिक्स करके वो फिर बाहर आते हैं। So आपको within in a normal room, let us say if it is a 10 by 10 room or a 3 meters by 3 meters room, तो ये 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स में एक साइकिल क्लीन अप कर देता है, वो ये लगातार चलते रहता है। सो दिस इज द फंक्शन। और एक हेज बटन होता है, हेज बटन में क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर पोल्यूशन है तो इसमें वो यूज कर सकते हैं दैट बटन। और एक फिल्टर इंडिकेशन का बटन होता है, वो नॉर्मली आपका हाँ मल्टीपर्पज होता है, वो ड्यूअल है, आपका टाइमर भी लगा सकते हैं उसमें। ये तो हो गया है फंक्शन का। और मेंटेनेंस का ये है कि मेंटेनेंस पीरियडिसिटी है 1 महीने में एक बार ये दोनों फिल्टर को बाहर निकालिए, घर से बाहर ले जाइए और इसको एक ब्रश लेके, ये जैसे देखिए 3 फिल्टर्स दिखाए गए हैं, तीनों में ये जो पहला वाला होता है पीछे आपको फर्स्ट जो दिखेगा उसको प्री फिल्टर या हम बैक कवर बोलते हैं। ये प्लास्टिक और नायलॉन से होते हैं, जिसको आप इसको वॉश कर सकते हैं पानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कार्बन फिल्टर है और हिपा फिल्टर है, इनमें बिल्कुल पानी लगना नहीं चाहिए। खाली ओपन आपका नॉर्मल एक ब्रश ले लीजिए, नायलॉन का ब्रश होता है जो पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे वो डस्ट वगैरह होंगे साफ कर दीजिए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसको बाहर ले जाइए, क्योंकि जितना PM 2.5 है, डस्ट है, उन्होंने जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उसको बाहर बाहर ले जाइए। बहुत उसमें आपको उसी से पता चल जाएगा कि ये आपका एयर प्यूरीफायर काम कर रहा है कि नहीं है, कितना अक्यूमुलेट करता होगा। और फाइन डस्ट होता है, आप मास्क पहन लीजिए इसके, जब जब ये सब काम करेंगे, अदरवाइज ये गले वले में लग जाएगा। सो इसको बाहर ले जाइए, वो कर लीजिए, फिर से वापस उसी ऑर्डर पे लगा दीजिए। देखिए एक छोटा सा वाइट रिबन है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये फिर उसके बाद आप कार्बन फिल्टर लगाइए, फिर ये वायर मेश या पीसी प्री फिल्टर जो बोलते हैं उसको लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर ये ऑन हो जाएगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और पीरियडिसिटी मैंने पहले बताया, हर महीने में एक बार कर दीजिए, और बहुत ज्यादा अगर पोल्यूशन है 15 दिन में एक बार इसको कर लीजिए। और जहां तक इसका इंस्टॉलेशन है मैंने बता दिया, इंस्टॉलेशन की सपोर्ट हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्लग ऑन करके, मतलब इट इज प्लग एंड प्ले वाला सामान है, ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। और जो है हमारे हमारा सर्विस सिस्टम है पूरा, जो यूजर हैं वो डायरेक्टली कॉल हमारे उसमें लगा सकते हैं। इसके अंदर एक स्टिकर होता है, हमारा कॉल सेंटर का नंबर है उसमें, उसमें कॉल कर देंगे, वो अपने आप ही बंदा पहुंच जाएगा। तो आपको आपके लीडर को बता दो, डिस्ट्रीब्यूटर को बता दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है हमारे पास आ जाएगी। इससे जो है हमारा टाइम बहुत बचेगा और हमारे सिस्टम में आपके कंप्लेंट रहेगा, सो दैट इट इज नॉट मिस नहीं करेंगे हम। अदरवाइज क्या होता है कि वो आपने किसी को बता दिया, किसी और ने वो बता दिया, वो कंफ्यूजन होता है, ये हमने देखा है प्रैक्टिकली। तो दिस इज द कॉलिंग नंबर 1800-425-4322। और फिल्टर्स का, अभी हम फिल्टर की लाइफ में आते हैं। फिल्टर का क्या होता है कि ये वाइट कलर में होता है, हिपा फिल्टर आपका बहुत ही
इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका। ये पहले वाइट कलर होते हैं, फिर धीरे धीरे इसको येलो, फिर ऐसे करके बहुत ज्यादा जब पोल्यूशन होता है ये ब्लैक कलर में बन जाते हैं। तो हम लाइफ बोलते हैं टू फिल्टर्स लाइफ, बट उसका एक प्री कंडीशन है। और ज्यादा इंडिया में तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है हर शहर में, तो इससे पहले भी आपको जरूरत पड़ सकता है कि चेंज करने के लिए। और फिल्टर भी आपको वेस्टेज से मिल जाएगा। वो प्राइसिंग डिटेल वगैरह जो है आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, प्राइसिंग डिटेल शुभेंदु जी बता देंगे। और उसमें पॉइंट्स वगैरह हैं, बीवी पीवी वगैरह हैं। वो मेरे प्रेजेंटेशन में थे, लेकिन अभी मैं अचानक बुलाया तो मैं रेडी नहीं था। तो ये उसको दे देंगे अभी आपको शुभेंदु जी जो है, पॉइंट्स वगैरह जो है। एक बार ही दिखा दीजिए शुभेंदु जी अगर है तो आपके पास। नो इट्स ओके। हाँ, मेरे ख्याल तो से मोरलेस विजय कुमार जी, एक मिनट सर, पॉइंट्स कवर हो गए। बस एक पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस लोगों के हैं, मैं देख रहा था, स्क्रॉल थ्रू कर रहा था। अब वो क्वेश्चंस मैं आंसर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, दो तरीके के रूम होते हैं, एक एसी रूम होता है और एक नॉन एसी रूम होता है। चूंकि इंडिया में हर एक शहर में एसी का इस्तेमाल नहीं होता है, और हर घर में जहां पे एसी होता भी है तो वो 5-6 महीने एवरेज एसी का इस्तेमाल होता है। तो एसी के कमरे में आप कहीं भी उसको लगाइए, बट उसको ऐसी जगह लगाइए जहां से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर नॉन एसी रूम है, जैसे सर्दी के समय हो या बरसात के समय हो, एसी का इस्तेमाल नहीं होता है, उस कंडीशन में अगर आपका दरवाजे खिड़की दोनों खुले हैं, अगर दोनों खुला हुआ है, तो एसी उस कमरे में एयर प्योरीफायर काम नहीं करेगा। अगर आपका मान लीजिए दरवाजा बंद है और खिड़की खुला है, तो प्योरीफायर को दरवाजे के पास रखिए। अगर एसी कमरे में एफिशिएंसी 100% है, तो इस कंडीशन में जहां पे दरवाजा बंद है, खिड़की खुला है, तो उस केस में 80-85% एफिशिएंसी मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए आपका खुला है, खिड़की बंद है और दरवाजा खुला है, तो प्यूरीफायर को खिड़की के आसपास कहीं रखाइए, ऐसी जगह रखिए जहां से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। अब जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि हमें प्यूरीफायर लगाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? बेडरूम। तो बेडरूम का साइज नॉर्मली कितना होता है? आप अगर 95% इंडियन होम्स की बात करेंगे तो 150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता, 100-150 स्क्वायर फीट एवरेज बेडरूम की साइज होती है। हमारा जो मॉडल है, जो FP-J30M की अगर मैं बात करूं, वो 250 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है, 250। तो बहुत इजीली आप उसको बेडरूम में भी और चाहे तो लिविंग एरिया में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बेडरूम में आप इस्तेमाल करिए, चूंकि उस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है और एक लगातार 8 से 9 घंटे हम बेडरूम में रहते हैं, जो प्यूरीफायर के बेनिफिट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विजय कुमार जी, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि शार्प के कुछ मॉडल्स जो है अमेजोन में सस्ते में बेचे जा रहे हैं विद अ हायर स्पेसिफिकेशन। हाँ, जिन्होंने, दो लोगों ने, चिंतन जी और इरफान जी के क्वेश्चंस है ये, दोनों के क्वेश्चंस है, तो उन्होंने मॉडल नंबर स्पेसिफाई नहीं किया आपने, तो हमारे लिए मुझे कहना लग रहा मुश्किल है कि होगा। वो मतलब अगर ऐसा है तो वो एक मॉडल है F40 SFE। दिस इज एक्चुअली एन आउटगोइंग मॉडल, मतलब थोड़ा अपसेलेंस की तरफ जा रहा है। और उसमें ये जो हमने बताया था एक्टिवेटेड कार्बन और HEPA फिल्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मैंने बोला था आपका एयर प्योरीफायर में, ये वो एक कंबाइंड होता है। और उसका एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो है ना, बहुत फिल्म सी होती है, मतलब इट इज ए शीट ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। तो उससे क्या है कि डिसएडवांटेज ये है कि आपका डस्ट बहुत जल्दी वो हो जाता है, आपका हर हफ्ते क्लीन अप करना पड़ता है, प्लस उसकी एफिशिएंसी जो है जल्दी से खत्म हो जाता है। और दूसरी मेजर ये है कि ये जो प्री फिल्टर है, बाहर का जो बैक कवर जो होते हैं, उसके जो छेद है, उसके जो पोर साइज है वो बड़ा है। ये इससे जो है काफी बड़ा है। तो मजुमदार जी ने आपको एक वीडियो दिखाया होगा जिसमें वो कार्बन की जो है वो इजीली चले जाते हैं, तो वो वैसा। सो ये सब इम्प्रोवाइज किया
है आपके मॉडल में J30 MB में, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपका हो सकता है ये है। एंड प्लस आपका मॉडल में तो बताया था 3 साल की वारंटी होती है, वो में वारंटी नहीं होती है, 1 साल की होती है। और सर द मेजर पॉइंट्स टू बी या नोटेड। हाँ, उम्मीद करता हूं कि चिंतन जी और इरफान जी आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिले विजय कुमार जी द्वारा। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो मॉडल ऑफर किया जा रहा है उस मॉडल का बाकी शार्प का जो मॉडल आउटगोइंग मॉडल है उससे बेटर कैसे। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आए हैं। संध्या कुमारी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टेस्टिमोनियल, एक्सीलेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि आप उन टेस्टिमोनियल्स को जरूर पढ़ें। सुवर्णा कारले जी, आपने भी जो टेस्टिमोनियल दिया, थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़े और सबको के चैट बॉक्स में इनके टेस्टिमोनियल्स जो दिए गए। और बहुत क्विकली कुछ लोगों के सवाल ये थे चैट बॉक्स में। अशोक जी का क्वेश्चन ये था कि हमारा प्रोडक्ट, शार्प का प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे है। तो 3 बेनिफिट आपको मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट ये आपके स्क्रीन के ऊपर, हम ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल। एयर प्योरीफायर का क्या काम है? एयर प्योरीफायर वही कामयाब है जो ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को निकाल सकता है। लेकिन क्लेम तो हर कोई करता है। हमारे पास क्लेम के साथ साथ 33 लैब्स द्वारा सर्टिफिकेट किया गया पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर 155 पेज का डॉक्यूमेंट, जो 33 लैब्स हमारे कई तरीके के जो क्लेम्स है कि वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आपको अब तो ये भी मालूम चल गया होगा कि SARS-CoV-2 जिसके वजह से कोविड-19 होता है, उस वायरस को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो ये है पहला बेनिफिट नंबर 1 कि हम ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को निकाल सकते हैं। और वो प्रूवन है 33 लैब्स के टेस्ट रिपोर्ट, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट द्वारा। जो ये 155 पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। दूसरा बेनिफिट, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो नेचुरल है और सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है। मतलब एक नेचुरल टेक्नोलॉजी जो कि सेफली और इफेक्टिव तरीके से कई तरीके के इंप्योरिटीज को निकाल सकता है। मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल बेनिफिट्स हमें देता है। प्लाज्मा क्लस्टर से, प्लाज्मा क्लस्टर के ताकत का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि SARS-CoV-2 जैसे पावरफुल वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, उस वायरस को भी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर सकता है। आई थिंक इससे ज्यादा हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है। और तीसरा बेनिफिट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो यूनिक एयर फ्लो है, जो विजय कुमार जी ने भी कहा कि हमारा एयर प्योरीफायर एक 20 डिग्री एयर फ्लो देता है, जिसके जिसके वजह से हम एक तो प्लाज्मा क्लस्टर को पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और साथ के साथ हम हर कोने से इंप्योरिटीज को खींच के लेके आ सकते हैं ताकि हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम बेहतर काम करे। मतलब ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर तभी काम कर पाएगा जब पूरे कमरे की इंप्योरिटीज को फिल्टर के जरिए हम पास कराएंगे। अनफॉर्चुनेटली बाकी ब्रांड के प्योरीफायर में ये सबसे बड़ी कमी होती है, वो सिर्फ प्योरीफायर के आसपास को ही साफ कर सकता है। लेकिन हमारा प्योरीफायर आपको पूरे कमरे में एक बेहतरीन एफिशिएंसी देता है, राइट। तो ये है हमारे 3 ऐसे बेनिफिट जो आपको दूसरे ब्रांड में नहीं मिल सकते। हाँ, शार्प के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जो आपको आपको जो दिया गया है प्रोडक्ट, आपको जो दिया गया है मॉडल, उस मॉडल से कुछ प्रोडक्ट्स हायर एंड मॉडल्स है, हायर स्पेसिफिकेशन के मॉडल्स है। और जैसे विजय कुमार जी ने कहा कि कुछ पुराने मॉडल्स है जो हो सकता है सस्ते में बिक रहे हों, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे कि आप एक एडवांस्ड वाला मॉडल लीजिए जो एक बेहतर बेनिफिट के साथ आपके पास आता है। तो अब